हेलो दोस्त। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला। आज हम बीएनएस फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन का आंसर डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार आप वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद आप बुक पढ़ लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं। अनुतेजन दुष्प्रेरण क्या है? अनुतेजक दुष्प्रेरक की सीमा तक मुख्य अपराधी के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अथवा किस बात के लिए दुष्प्रेरण तथा दुष्प्रेरक की परिभाषा दीजिए। ठीक है जी, उत्तर देखते हैं अपन। किसी कार्य को करने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ठीक है जी, मतलब कोई कार्य अपन करते हैं ना, तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन को बोलते हैं प्रेरणा। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है और प्रेरणा का उस कार्य करने में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कई बार व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रेरणा से ही कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। कई बार जो व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरे की प्रेरणा लेकर उस कार्य को कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य अपराध भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे कार्य अपराध भी हो सकते हैं यदि वह दुष्प्रेरणा से किया गया हो, अर्थात दुष्प्रेरित हो। मतलब क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि बहुत से लोग किसी को मोटिवेशन देते हैं, किसी को प्रेरणा देते हैं, तो वो कार्य कर देते हैं। लेकिन प्रेरणा देने का जो कार्य है वह अपराध भी हो सकता है, वह दुष्प्रेरणा से ग्रसित हो सकता है, दुष्प्रेरित द्वारा भी हो सकता है। तो दुष्प्रेरणा किसको बोलते हैं? मोटिवेशन तो देते हैं काम करने की, लेकिन वो किसको करने के लिए देते हैं? वो अपराध को करने के लिए, अपराध को बढ़ावा देने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है उसको बोलते हैं दुष्प्रेरणा। आगे बात समझ में? ठीक है, और जो प्रेरणा देता है, जो मोटिवेट करता है, उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक। ठीक है, इस प्रकार दुष्प्रेरणा भी अपराध बन जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है जी। सोहनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दुष्प्रेरणा को एक सारभूत आधार माना है। ठीक है जी, मतलब ये सारभूत है, ये बेस है, मतलब ये अपराध करने का जो जो प्रेरणा होती है, जो दुष्प्रेरणा होती है, ये बेस होता है अपराध करने का। मतलब इसके बिना ना अपराध नहीं हो सकता, मतलब नींव होती है अपराध की ये। ठीक है, परिभाषा देखते हैं इसकी। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45 में दुष्प्रेरणा की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। वह व्यक्ति किसी बात के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो, ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी बात को करने के लिए मोटिवेशन जो होती है उसको उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको दुष्प्रेरणा की जाती है। किस बात करने के लिए? जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए जो उकसाता है ना, तो वो काम अपराध होना चाहिए, तब वो दुष्प्रेरणा माना जाएगा, अन्यथा वो प्रेरणा मानी जाएगी। ठीक है, तो कि उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, ठीक है, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होना, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने में उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित होता हो। ठीक है, इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें दे रखा है कि जो षड्यंत्र है, जो एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल है और एक सामान्य उद्देश्य है उनका कि उस उद्देश्य को पूरा करना है। ठीक है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो वो काम करते हैं, उस षड्यंत्र के अनुसरण में वो जो काम करते हैं या उस उद्देश्य को जो प्राप्त करने के लिए जो कोई कार्य किया जाता है दुष्प्रेरणा की भावना से, वो भी इसमें दुष्प्रेरणा के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध कार्य लोप घटित हो जाता है। लोप घटित मतलब उस अवैध कार्य को किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तीसरी बात, उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा शास्त्रीय सहायता करना, मतलब किसी कार्य करने के लिए अपनी इच्छा, मतलब इंटेंशन होना, अपने अंदर ऐसा इंटेंशन होना कि उसको पता है कि ये कार्य गलत है लेकिन वो फिर भी कर रहा है। ठीक है, शास्त्रीय मतलब क्या होता है? जानबूझकर
जानबूझकर या इच्छा शक्ति से ऐसा कार्य करना जिसका उसको भ्रम नहीं है, उसको पता है कि ये कार्य गलत है, लेकिन फिर भी अपनी इंटेंशन ही अपनी इच्छा से जानबूझकर उस कार्य को करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सासरिय। ठीक है, अब देखते हैं गागुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि दुष्प्रेरण में किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की सासरीय असहायता करने या उसे उकसाने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्वलित है। ठीक है जी। इस जो गागुला मोहन रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में बताया गया है कि दुष्प्रेरण के अंदर किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति के जानबूझकर सहायता करना या जानबूझ उसकी इच्छा के साथ उसकी सहायता करना, ठीक है, सहायता करना या उसे उकसाना, गलत काम करने के लिए उसको उकसाना, उसको उसके मानसिकता में उसको मानसिकता में बिठाना कि भाई ये कार्य सही है, तेरे को करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं दुष्प्रेरित। तो इसमें बोला गया है कि किसी व्यक्ति की सहायता सारी सहायता करने या उसे उकसाने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्वलित रहती है, ठीक है, दुष्प्रेरण के अंदर, ठीक है, उसका दिमाग में बिठा दिया जाता है कि ये काम सही है, तेरे को करना है, चाहे वो काम गलत हो, लेकिन फिर भी उसको बिठा देते हैं दिमाग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दुष्प्रेरणा। ठीक है, उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाना या आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना या सहायता करना दुष्प्रेरणा है। आगे बात समझ में, ठीक है, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना या सहायता करना दुष्प्रेरणा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार है? 3 प्रकार से किया जाता है दुष्प्रेरणा। मतलब अपन किसी आदमी का जो ब्रेन वॉश करते हैं ना, वो ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है वो तरीके बताए गए हैं। तो दुष्प्रेरणा का सीधा सा मतलब कि ब्रेन वॉश करना, जैसे कि जैसे मुसलमान व्यक्ति का जिहाद के नाम पर, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं जिहाद के नाम पे वो अटैक करते हैं, तो उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उनको दुष्प्रेरणा दी जाती है, तो फिर उनका वो कुछ सोचने और समझने की शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें आके वो फिर अटैक्स वगैरह करते हैं, टेररिस्ट वगैरह करते हैं। जो भी आपने पहलगाम का जो हमला देखा है वो इसी के आधार पर हुआ था। तभी उन लोगों ने उनका रिलीजन पूछा था, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, वो क्या, वो लोग ब्रेन वॉश्ड लोग थे, उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका था। अब ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। उकसाकर, किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाना या प्रेरित करना दुष्प्रेरणा है। आगे बात समझ में, अमृतून में कहा गया है ये उकसाना उत्प्रेरित करना। ये देखो, उकसाना भी किसी गलत काम के लिए उकसाना है, अपराध करने के लिए उकसाना है, वैसे उकसाना नहीं है। और ठीक है, उसको दुष्प्रेरणा बोलेंगे। उकसाना एक मोटिवेशन भी होता है, प्रेरणा भी होती है, ठीक है, ऐसे अच्छे काम के लिए भी उकसाया जाता है, लेकिन ये गलत काम की बात हो रही है इसलिए इसको दुष्प्रेरण बोलते हैं। परिमल चटर्जी के मामले में शब्द दुष्प्रेरण को किसी कार्य को करने के लिए उद्धत करने, उद्धत मतलब इंस्पायर करने, आगे बढ़ाने, ठीक है, उसको आगे तक लेके जाने, प्रेरित करने, मोटिवेट करने या इंसाइट करने या प्रोत्साहित करने के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है जी। तो दुष्प्रेरण होता है, उसमें किसी व्यक्ति को उकसाया जाता है, उकसाने के साथ उसको कार्य करने के लिए उसको इंस्पायर किया जाता है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेशन के साथ उसको काम कराया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसको अंदर से प्रेरित किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है और फिर उस काम को अंजाम दिया जाता है, ये बताया गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कै एवं ख के बीच झगड़ा होता है। ठीक है, कै ख से कहता है जा मर जा, ख मर जाता है, कै दुष्प्रेरण का दोषी है यदि वह सासरी ऐसा कहता है। संजू उर्फ संजय बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब इसमें बताता हूँ, जैसे कै और ख दो व्यक्ति हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कै ख से कहता है कि जा मर जा, लेकिन ख है ना, जो कै है ना, वो उसके अंदर इंटेंशन है कि वो चाहता है कि वो मर जाए, ख जाके मर जाए, उसके अंदर इंटेंशन उसके, वो चाहता है, दिल से चाहता है कि वो जाके मर जाए, और फिर ख जाके मर जाता है। तो कै दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि उसका इंटेंशन था, उसकी ये इच्छा शक्ति थी, उसकी भावना थी कि ख जाके मर जाए, इसलिए कै को दोषी माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर, षड्यंत्र द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के लिए षड्यंत्र में से एक या अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होना षड्यंत्र या दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, षड्यंत्र क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी। षड्यंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम को, किसी आपराधिक काम को करने के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है, उनका मस्तिष्क मिलान हो जाता है, योजना बनाते हैं, उसको बोलते हैं षड्यंत्र।
ठीक है। अब ये बोल रहा है किसी कार्य को करने या न करने के लिए षड्यंत्र में एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होना षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा है। ठीक है। जो षड्यंत्र में जो लोग होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, तो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको उकसाया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो उसको दुष्प्रेरणा बोला जाता है। बशर्ते कि ऐसा कार्य कर दिया जाए या न किया जाए। बशर्ते कि जो षड्यंत्र में जो काम की बात चल रही है, जो अपराध करने का काम चल रहा है, उसको बशर्ते कि पूरा कर दिया जाए या फिर पूरा ना किया जाए। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है वो काम पूरा हो या ना हो, वो दुष्प्रेरणा हो गया। ठीक है, काम होना ज़रूरी नहीं है। इस संबंध में क्वीन बनाम मोहित पांडे का एक अच्छा मामला है। इसमें अभियुक्त द्वारा एक स्त्री से जिसके पति की मृत्यु हो गई थी यह कहा गया कि यदि वह अपने पति के साथ चिता में जलते हुए राम राम शब्दों का उच्चारण करे तो वह सती हो जाएगी। वह उस स्त्री के साथ चिता तक जाता है। स्त्री स्वयं अपने मृतक पति के साथ जलकर प्राणांत करना चाहती थी। स्त्री चिता में जलकर मर जाती है। अभियुक्त को षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरणा का दोषी माना गया क्योंकि स्त्री की आत्महत्या में उसका सक्रिय सहयोग एवं असंदिग्ध समर्थन था। आगे बात समझ में। मतलब एक व्यक्ति था उसने एक स्त्री को, जो उसका पति की मृत्यु हो गई थी, तो उस व्यक्ति ने उसको कहा कि तुम पति के साथ चिता पे जाओ और राम राम का नाम बोलोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ठीक है। तो वो स्त्री उस व्यक्ति की बातों में आ जाती है। उस व्यक्ति ने उस स्त्री का ब्रेन वॉश कर दिया, उसको दुष्प्रेरणा कर दिया, उसको मोटिवेट कर दिया, उसको उकसा दिया अपराध करने के लिए, दुष्प्रेरणा करने के लिए। तो फिर वो स्त्री जाती है, अपने पति के साथ चिता पर लेट जाती है और फिर वो स्त्री जलकर मर जाती है। ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति है उसको चिता तक छोड़ के भी आता है। ठीक है। तो फिर उसको ब्रेन वॉश भी करता है और उसके अपराध में उसके साथ जाता है और फिर उसको चिता पे लेटा के फिर उसको छोड़ देता है। ठीक है। तो फिर जो व्यक्ति है ना वो दुष्प्रेरणा का दोषी माना जाएगा क्योंकि उसने यार उसकी वजह से एक स्त्री की हत्या हो गई। अगर वो स्त्री को वही नहीं बोलता कि उसका भाई तुम राम राम जाके बोलो, वहाँ पे तुम्हारी डेथ नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तो वो स्त्री नहीं करती। ठीक है। इस वजह से उस व्यक्ति को दुष्प्रेरणा का दोषी माना गया और फिर उस सजा के लिए उसको दंड दिया गया। फिर तीसरा रीजन आता है सहायता द्वारा। ठीक है। किसी व्यक्ति की किसी कार्य को करने या न करने में शास्त्रीय सहायता करना दुष्प्रेरणा है। किसी व्यक्ति की किसी कार्य को करने या न करने के लिए इंटेंशनली सहायता करना, मतलब इच्छा शक्ति से जानबूझ कर सहायता करना भी इसमें आ जाता है दुष्प्रेरणा के अंदर। ठीक है। दुष्प्रेरणा के लिए आ जाता है। कैसे? देखिए, त्रिलोक चंद्र जैन बनाम स्टेट के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि दुष्प्रेरणा में किसी व्यक्ति की जानबूझकर सहायता किया जाना आवश्यक है। पता है ना, दुष्प्रेरणा भाई, अगर आपने किसी व्यक्ति की मदद करेंगे जब भी जाके वो अपराध करेगा, जब भी जाके अपनी बात मानेगा। ठीक है। तो इसको भी दुष्प्रेरणा का प्रकार माना गया है। इस संबंध में एम्परर बनाम उमी का एक अच्छा मामला है। इसमें एक पुरोहित को सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। कैसे? पुरोहित ये जानता था कि जिस व्यक्ति का वह विवाह संपन्न करा रहा है वह पहले से ही विवाहित है। यह द्विविवाह का मामला था। ठीक है। तो फिर जो पुरोहित था उसको दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर इच्छा शक्ति से उस व्यक्ति की मदद कर रहा था, जबकि उसको पता था कि भाई इस व्यक्ति की शादी हो रखी है, फिर उसकी शादी करानी नहीं चाहिए थी, तो वो जानबूझकर उसको सहायता कर रहा था। तो सहायता करना भी एक दुष्प्रेरणा का भाग है, प्रकार है। ठीक है। अपराध कारित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये इसमें दे रखा है, अपराध कारित किया जाना आवश्यक नहीं है दुष्प्रेरण में। काम हो या न हो कोई मतलब नहीं है, दुष्प्रेरण होना चाहिए, मतलब वो भागी होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए उसका। देखते हैं यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दुष्प्रेरण के मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति द्वारा जिससे कि दुष्प्रेरित किया गया है आपराधिक कार्य किया जाए। वही बात आगे जो मैंने कहा था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दुष्प्रेरण के मामलों में आपराधिक कार्य का किया जाना यह न किया जाना सारहीन है। ठीक है। दुष्प्रेरण के मामलों में यह कोई सारहीन नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा वह कार्य किया गया या फिर न किया गया, दुष्प्रेरण तो हो गया है। ठीक है जी, रघुनाथ दास के मामले में। अब है दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक कौन होता है? तो मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति का प्रेरणा या फिर दुष्प्रेरणा के द्वारा उनको मोटिवेट करता है, उनको उकसाता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं दुष्प्रेरक। आगे बात समझ में। ऐसा व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करता है वह दुष्प्रेरक कहलाता है। आगे बात समझ में। जो बैड इंटेंशन के साथ लोगों को उकसाता है, अपराध करने के लिए उकसाता है, उनका ब्रेन वॉश कर देता है, उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक।
आगे बात समझ में। संहिता की धारा 46 में दुष्प्रेरक की निम्नांकित परिभाषा दी गई है। अब वो आप यहाँ डिटेल से देख लेंगे। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है। आगे बात समझ में। यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है, वह दुष्प्रेरक कहलाता है। बात आई समझ में। देखो ये कह रहा है कि वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। भाई उसकी इच्छा है, भाई उसका इंटेंशन है कि अपराध होना चाहिए, तो वो बोल रहे हैं अपराध किए जाने का इंटेंशन दुष्प्रेरण होना चाहिए, दुष्प्रेरण करता है, या ऐसा कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या उसके मन में भी इच्छा है कि अपराध हो, या फिर उसके उसका जो मेन मोटिव है वह है अपराध करवाने का, ठीक है, तो वो दुष्प्रेरण करता है। या फिर ऐसा कार्य किए जाने का दुष्प्रेरण होता है, ठीक है, या फिर ऐसा कार्य होना चाहिए तो उसको दुष्प्रेरण होता है जो अपराध होता है, ठीक है जी। यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार, यदि वो जिस व्यक्ति को उकसाता है ना, वह व्यक्ति अगर वो अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय ज्ञान, उसी इंटेंशन है, उसी भावना, उसी दुष्प्रेरणा के साथ जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है, वह दुष्प्रेरक कहलाता है, वह अपराध कहलाता है। इसी प्रकार धारा 46 के अनुसार दुष्प्रेरक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो दुष्प्रेरित करता है। तो ऊपर की परिभाषा समझ में आ गई आपको? चलो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें यह बताया गया है वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, अपराध का दुष्प्रेरण करता है, अपराध दुष्प्रेरण किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, और जो अपराध ऐसा कार्य किया जाता है दुष्प्रेरण की भावना के साथ जो अपराध होता हो, ठीक है, यह बात समझ में आ गई। फिर वह कार्य अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी हास्य यानी उसी इंटेंशन, उसी भावना के साथ से वह कार्य किया जाता है जो दुष्प्रेरक का है, उसको दुष्प्रेरक बोलते हैं। मतलब कि जो दुष्प्रेरक व्यक्ति होता है उसने उस दूसरे व्यक्ति का ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया है कि मानो कि वह कार्य उस व्यक्ति के द्वारा नहीं, जो व्यक्ति उसका प्रेरण कर रहा है, जो उसको उकसा रहा है, वह कार्य उस व्यक्ति के थ्रू उसी के द्वारा किया जा रहा है, उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक, ठीक है। कोई कार्य अपराध कारित करने के लिए वैसे व्यक्ति हैं जो दुष्प्रेरित करता है, कोई अपराध कारित करने के लिए करता है दुष्प्रेरण, ठीक है। दूसरा, ऐसा कोई कार्य किए जाने के लिए जो अपराध होता है, ये भी पता है आपको, वह ऐसा कार्य करेगा जो अपराध होगा, ठीक है। यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि के अनुसार किसी समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय ज्ञान से किया जाता है, वही बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, ठीक है। मतलब उसका ब्रेन वॉश ऐसे कर देगा कि मानो वो शरीर उसका है लेकिन आत्मा उस व्यक्ति की है जो उसको उकसा रहा है, ठीक है, ऐसा कर देगा उसको। मलजीम तिवारी के मामले में यह कहा गया है कि दुष्प्रेरण में दुष्प्रेरक अपराध कारित किए जाने के पूर्व उसके कारित किए जाने में सक्रिय भागीदारी निभाता है। समझ में आई बात है? इसने बोला है दुष्प्रेरण में दुष्प्रेरक अपराध कारित किए जाने के पूर्व, अपराध कारित किए जाने के पूर्व उसके कारित किए जाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, ठीक है। काम अपराध होने से पूर्व अपराध करने के लिए उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है दुष्प्रेरक, ठीक है जी। मलजीम तिवारी बताएंगे। अपने स्पष्टीकरण, दुष्प्रेरण एवं दुष्प्रेरक के बारे में निम्नांकित बातों को ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रेरण एवं दुष्प्रेरक, एक तरफ तो परिभाषा आ गई दुष्प्रेरण, एक तरफ आ गया जो परिभाषा बोलता है जिसके बारे में बताया गई है वो दुष्प्रेरक हो गया। किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध कोटि में आ सकेगा, ठीक है। कोई गलत कार्य है, अवैध मतलब होता है जो लीगल नहीं होता है, जो विधि के विरुद्ध काम होता है, ठीक है। किसी कार्य के अवैध लोप दुष्प्रेरण अपराध कोटि में आता है, ठीक है। वह किसी इलीगल काम को कराने के लिए किसी को ब्रेन वॉश किया जाता है तो अपराध कोटि में आ जाता है, चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। आबद्ध मतलब चाहे दुष्प्रेरक होता है ना, दुष्प्रेरक उस कार्य करने के लिए खुद जिम्मेदार ना हो, लेकिन वह कार्य होगा, अपराध है, ठीक है। जैसे कि ख का पति है, ओके जी, ख का भरण पोषण करना क का वैधानिक कर्तव्य है, पता है।
यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो यह उसके लिए अवैध लोप है। आगे बात समझ में? ठीक है। ग कै को ऐसे अवैध लोप के लिए दुष्प्रेरित करता है। ठीक है, जो कै व्यक्ति है, जो कै थर्ड पर्सन है, जो कै का ब्रेन वॉश कर रहा है अवैध लोप करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, कै ऐसे अवैध लोप के लिए दुष्प्रेरक माना जाएगा। आगे बात समझ में? यदि वह स्वयं कै का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध नहीं है। आगे बात समझ में? जो ऊपर वाली बात समझा रहा है ये कि कै का पति है, कै का भरण पोषण करना कै का वैधानिक कर्तव्य है, और कै अपने वैधानिक कर्तव्य पूरा करने के लिए असफल रहता है, तो जो कै थर्ड व्यक्ति है वह कै को अवैध लोभ के लिए दुष्प्रेरित करता है। ठीक है, दुष्प्रेरित करता है उसको। ठीक है, तो कै ऐसे अवैध कार्य के लिए, अवैध लोभ के लिए दुष्प्रेरक कहलाता है कै। ठीक है, कै दुष्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, यदि वह क्योंकि वह यदि वह स्वयं कै का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध नहीं है। तो यही बात कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर में, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। यह अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। ठीक है, दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कार्य किया जाए। ठीक है, अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो, मतलब उसके अंदर की इंटेंशन, उसकी भावना, वही काफ़ी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कार्य कम पूरा हो। जैसे कै को गै की हत्या करने के लिए उकसाता है। ठीक है, कै गै की हत्या करने से इनकार कर देता है। ठीक है जी, मतलब कै ने कै को गै की हत्या करने के लिए उकसाया, लेकिन कै ने गै की हत्या करने से इनकार कर दिया, तो कै हत्या करने के लिए कै के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। ठीक है, कै हत्या करने के लिए कै का दुष्प्रेरण क्यों? क्योंकि भाई साहब उसने कै का ब्रेन वॉश किया है, कै को उकसाया है उसने, इसलिए वो दुष्प्रेरण दोषी माना जाएगा। इसलिए कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि दुष्प्रेरण स्वयं अपने आप में एक सार्वभौमिक अपराध होता है, जो सोहनलाल बनाम स्टेट केस में ऊपर बताया गया है। ठीक है जी, अब देखते हैं थर्ड, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय ज्ञान हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, या उसका वही दूषित आशय ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। ठीक है, इसमें थर्ड में बताया गया है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो, यह आवश्यक नहीं है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है उसका इंटेंशन, उसका ज्ञान जो दुष्प्रेरक का है वही इंटेंशन, वही ज्ञान उसका हो। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। कै दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ठीक है, जो कै है वह एक शिशु बालक है, एक पागल बच्चा है, उसको एक कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, उसको उकसाता है, जो अपराध होगा, मतलब वो अपराध के लिए उसको उकसाता है। यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ है। ठीक है, यदि वह ऐसा यदि क्या कह रहा है, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो कोई अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ है, और वही आशय रखता है जो कि कै का है। समझ में आ गया? मतलब दुष्प्रेरक का, मतलब कि जो ब्रेन वॉश कर रहा है उसी का इंटेंशन रखता हो। ठीक है, उसी का आशय हो, कै का है, चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए, कै अपराध के दुष्प्रेरण दोषी है। सीधी सी बात है, चाहे वो कार्य हो या न हो, लेकिन जो कै है वह दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। केशव राव केस नंबर में बताया गया है। फोर्थ, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध कहलाता है। आगे बात समझ में? मतलब किसी को गलत इंटेंशन के साथ उकसाना, वो तो बात की बात है कि वो काम होगा या नहीं होगा। अगर अपन किसी को गलत इंटेंशन के साथ उसको उकसाते हैं, और जो उकसाते हैं वो दुष्प्रेरित हो जाता है, तो वो तो दुष्प्रेरण है ही, प्लस में जो अपन क्रियाविधि कर रहे हैं, जो अपन कर रहे हैं वो भी दुष्प्रेरण है। जैसे अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
कै ख को ग की हत्या करने के लिए उकसाता है, ठीक है। ख तदनुसार ग की हत्या करने के लिए घ को उकसाता है। घ ख के उकसाए जाने पर ग की हत्या कर देता है, ठीक है। क्या समझ में आ रही है बात है? क्या समझ में आ रही है? ख को ग की हत्या करने के लिए उकसाता है, ठीक है। ख तदनुसार ग की हत्या करने के लिए घ को उकसाता है। लेकिन जो घ है, ख के उकसाए जाने पर ग की हत्या कर देता है। यहाँ क एवं ख दोनों दुष्प्रेरक दोषी हैं। आगे बात समझ में कैसे आया? जैसे मान लीजिए क ने ख को ग की हत्या करने के लिए उकसाया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ख था वो सियाना था, उसने क्या करा, वो सोचा भी मैं क्यों मारूं, किसी तीसरे आदमी को पकड़ता हूँ। तो उसने क्या करा, ख ने ग को तदनुसार घ को ग की हत्या करने के लिए उकसा दिया, ठीक है। घ ने ख जो घ था उसने ख के उकसाए जाने पर ग की हत्या कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो क एवं ख दोनों दुष्प्रेरक दोषी माने जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं आगे। पांचवा, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है, ठीक है जी, समझ में आएगी। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध करने के लिए उस व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। आई बात समझ में आई? क्या नहीं आई? दोबारा समझाता हूँ। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र के अंदर दुष्प्रेरक व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाई जाए। यह पर्याप्त है कि वह षड्यंत्र में सम्मिलित हो वह षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। यही काफ़ी है। दुष्प्रेरक व्यक्ति का वह कार्य करना या साथ में मिलकर योजना बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने उनका ब्रेन वॉश करके पहले ही अपराध कर दिया। एक एग्जाम्पल समझते हैं। ग को विष देने के लिए ख से मिलकर एक योजना बनाता है, ठीक है जी। यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा, ठीक है। ख तब यह वर्णित करते हुए घ को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु क का नाम नहीं लेता। घ विष अभिप्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे अभिप्राप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए ख को परिदत कर देता है। क विष देता है जिसके परिमाण स्वरूप ग की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि क विष देता है जिसके परिमाण स्वरूप ग की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि क और घ ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, ठीक है जी, बात आ गई ना वहीं। षड्यंत्र नहीं रचा जो ऊपर समझाई गई थी, क और घ ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, तो भी घ उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा जिसके अनुसरण में घ द्वारा वह हत्या की गई। इसके लिए घ षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। यही बात समझ में? दोबारा समझाता हूँ। घ को विष देने के लिए क और ख ने मिलकर एक योजना बनाई। उनमें दोनों में सहमति बनी कि भाई क विष देगा घ को। ख तब यह वर्णित करते हुए घ जो चौथा व्यक्ति है उसको समझाता योजना, लेकिन वह क का नाम नहीं बताता कि वे विष कौन देगा, ठीक है। ठीक है, बात सहमत हो गया, घ भी राजी हो गया। घ ने विष यानी पॉइजन का प्रबंध करा और जो भी उनके बीच में बात हुई थी उस बात को करते हुए उसने ख को जो जहर था वो लाकर दे दिया। ख ने क को जहर दे दिया। जहर दे दिया तो क ने घ को जहर दे दिया और घ की मृत्यु हो जाती है। यहाँ क है वो विष देता है घ को, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप घ की मृत्यु हो जाती है। अब देखो क और घ से घड़ी, क और घ ने मिलकर कोई षड्यंत्र नहीं करा, कोई षड्यंत्र नहीं रचा, ठीक है, कोई नहीं रचा, तो भी घ उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में घ द्वारा वह हत्या की गई है। इसलिए घ षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। भारत से बाहर किए गए अपराध का दुष्प्रेरण।
ठीक है, ये तो था भारत में। अब जब भारत के बाहर जो दुष्प्रेरण करता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी कार्य को किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है, जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता, वह दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा धारा 47 में। आगे बात, अगर भारत से बाहर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण का कार्य करता है और वह भारत के अंदर दोषी पाया जाता दुष्प्रेरण का, तो वह भारत में दोषी माना जाएगा दुष्प्रेरण का। ठीक है, जैसे उदाहरण, कै भारत में ख को जो गोवा में विदेशी है, ख को जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, कै हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। आगे बात समझ में, कै है जो भारत में, ख जो विदेशी है और गोवा में रहता है, उसको हत्या करने के लिए उकसाता है, तो जो कै है वह दुष्प्रेरण का दोषी है। मूल अपराधी के दोष मुक्त हो जाने का प्रभाव। ठीक है, देखते हैं अब। मूल अपराधी है ना, मूल अपराधी दोष मुक्त हो जाने के प्रभाव क्या क्या हैं। सिपाही हरधन चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अपराध के मूल अपराधी को दोष मुक्त कर दिए जाने पर उसको दुष्प्रेरक को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? क्या समझ में आई? दोबारा पढ़ो। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी अपराध के मूल अपराधी को दोष मुक्त कर दिए जाने पर उसके दुष्प्रेरक को दोष सिद्धि नहीं किया जा सकता। मतलब जो अपराध का जो मूल क्रिमिनल है ना, मूल अपराधी है, अगर आपने उसको जमानत कर दिया, उसको रिहा कर दिया, तो जो दुष्प्रेरक है तो आप उसके दोष सिद्धि नहीं कर सकते। ये बात कही गई है। अब दुष्प्रेरक का दायित्व कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब दायित्व, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49 से 57 तक में दुष्प्रेरक के दायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 49 से 57 ध्यान रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है पहले भी और ये दोबारा आने की संभावना है। ठीक है, ये अथवा में आएगा आपको, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसको। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है जी, और दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के प्रमाण स्वरूप किया जाता है, ठीक है जी, जो ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं होने पर वह उस दंड के लिए दंडित किया जाएगा जो अपराध के लिए विहित है। इसमें यह बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मतलब कोई अपराध करने के लिए मोटिवेट करता है लोगों को, उसको बोलते हैं अपराध का दुष्प्रेरण। और फिर दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के प्रमाण स्वरूप किया जाता है। फिर उसने मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद जो अपराधी कार्य किया गया उसको बोलते हैं दुष्प्रेरित कार्य। ठीक है, प्रमाण स्वरूप उसके बाद किया गया। तो ऐसे दुष्प्रेरण के लिए दंड संहिता में कोई उपबंध नहीं होने पर, समझ में आई बात, ऐसे दुष्प्रेरित कार्य होने पर उस कार्य के खिलाफ कोई अभिव्यक्त प्रावधान नहीं होने पर वह उस दंड के लिए दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए विहित है। वो दुष्प्रेरित कार्य करने के लिए दंड का भोगी नहीं होगा। अगर संहिता में उसका उल्लेख नहीं है तो वह जो अपराध कर रहा है ना, उस अपराध की दंड उसको मिलेगा। धारा 49 ये कहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए, क्या कुछ व्यक्तियों को एक स्त्री के साथ बलात्कार करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, ठीक है जी, क्या स्वयं बलात्कार नहीं करता है लेकिन चौकसी करता है, तो क्या बलात्कार संघ के प्रयत्न में दोषी माना गया, क्योंकि वह दुष्प्रेरित कार्य में सम्मिलित था। चाहे उसने कार्य नहीं किया था लेकिन वह भागीदार था, सहभागी था उनका, वो निगाह रख रहा था, चौकसी रख रहा था, मतलब एक तरह से वह भी उस कार्य में सम्मिलित था, तो इसलिए कै को भी दोषी माना गया नवाब खां बनाम स्टेट के अंदर। सेकंड दायित्व क्या देखते हैं, जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, मतलब मोटिवेट करता है लोगों को अपराध करने के लिए, लेकिन दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय ज्ञान से वह कार्य करता है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये कह रहा है लेकिन दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरक के आशय ज्ञान से भिन्न है, मतलब उसका जो इंटेंशन था वह गलत काम करने का था, लेकिन जो लोगों को जो मिसगाइड कर रहा है वो ज्ञान से भिन्न
आशय ज्ञान से वह कार्य किया जाता है तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो यदि दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से किया जाता तो दंडित होता। आई बात समझ में? देखिए बहुत आसान भाषा में बता रखा है इसने। इसने बोला है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, लेकिन दुष्प्रेरित व्यक्ति द्वारा जो दुष्प्रेरक के आशय से, मतलब जो दुष्प्रेरक का जो इंटेंशन है, जो भावना है अपराध करवाने की, वह उस भावना से भिन्न, मतलब कि उसके मन में गलत इंटेंशन है अपराध करवाने का किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो क्या करता है, उस आदमी को वो गलत इंटेंशन के बारे में नहीं बताता है, उसको एक अच्छी बात बताता है, यार तू ऐसे ऐसे ये काम कर ले, तेरा भला हो जाएगा, उस आदमी की, वो आदमी बच जाएगा। ऐसे वो एक अच्छा इंटेंशन उसको बताता है, जबकि उसका इंटेंशन गलत काम करवाने का था, ठीक है। फिर वो कार्य हो जाता है, फिर वो पकड़ में आ जाता है, तो फिर जो व्यक्ति है, जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है, वह क्या बोला गया है, वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो यदि दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से किया जाता तो दंडित होता, धारा 50 के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब आगे चलते हैं। जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। ये बात जस्ट सेकंड की अपोजिट है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है, ठीक है, और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस कार्य के किए कार्य के लिए उसी प्रकार से भागीदार होगा, उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे मानो वह कार्य उसी के द्वारा किया गया हो, सीधे उसी कार्य को दुष्प्रेरण किया गया हो। आई बात समझ में? जैसे एक शिशु ख को गाय के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है। एक शिशु ख को गाय के भोजन में विष डालने के लिए उकसाता है, उसे विष देता है, ठीक है। ख भूलवश से वह विष गाय के भोजन में डाल देता है। यहाँ ख के उकसाने के अधीन कार्य करता है। बिल्कुल सही बात आ गई ना समझ में? लेकिन ख के उकसाने के अधीन कार्य करता है और कार्य किया गया भी है, परिस्थिति में उस दुष्प्रेरण का अभिसंभव परिणाम भी आ गया कि भाई वो मर गया, गै मर चुका है, तो क्या उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा मानो उसने शिशु को घै के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो, धारा 51। आई बात समझ में? इसमें यह बताया गया है कि जो कै एक शिशु है, ख को गाय के भोजन में जहर डालने के लिए उकसाता है, लेकिन जो ख है वह गलती से या भूलवश से वह गाय के भोजन की जगह घै के भोजन में जहर डाल देता है और तदनुसार घै की मौत हो जाती है। तो जो कै है वह उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा मानो उसने घै को घै का वध करने घै को जहर देकर मारने के लिए उकसाया गया हो। यह धारा 51 में बताया गया है। इस धारा की प्रयोज्यता के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी है? किया जाने वाला कार्य दुष्प्रेरण का अभिसंभाव्य परिणाम हो, मतलब दुष्प्रेरण का अभिसंभाव्य मतलब दुष्प्रेरण के लगभग एक जैसा ही हो, समान ही हो, उस उकसाहट के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया हो। दो शर्तें क्या है? जो दुष्प्रेरण कार्य है वह अभिसंभाव्य परिणाम का हो, मतलब संभावना है उसमें ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, संभावना है तो संभावना होना जरूरी है। दूसरी क्या है? उसको उकसाहट के अधीन उसकी सहायता करना, उसको उकसाना और षड्यंत्र के अधीन उसका अनुसरण किया जाना। नन्बू केदार बनाम स्टेट। अब देखते हैं फोर्थ दायित्व क्या है इसका। यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय होगा। आई बात समझ में? ये क्या कह रहा है कि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है, मतलब दुष्प्रेरित कार्य करने के अलावा और भी उसके समान, उसके सिमिलर अलग कार्य कर देता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय होगा। धारा 52 उदाहरण के लिए देखते हैं।
ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए कर सम्मत का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए उकसाता है। ठीक है जी। जो क है वह ख नामक व्यक्ति को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक सर्वेंट है, लोक सेवक है, उसका प्रतिरोध करने के लिए, बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए उसको उकसाता है। ठीक है। ख परिमाण स्वरूप उस करस्तंभ का प्रतिरोध करता है, मतलब जो वो लीगल ऑफिसर है उसका जो कार्य है उसमें प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में ख करस्तंभ का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा घोर उपति-कार्य करता है। जो ख है, जो लीगल ऑफिसर होता है, उसके साथ घोर उपति मतलब उसके से मारपीट करता है, उसको चोट कार्य करता है। ख ने करस्तंभ का प्रतिरोध करने तथा स्वेच्छा घोर उपति कार्य करने के 2 अपराध किए हैं। ठीक है। पहला तो क्या, उसने पब्लिक सर्वेंट को गवर्नमेंट काम करने से रोका है। ठीक है। वो तो क्या धारा 121 के अंतर्गत दंडनीय अपराध। ठीक है। फिर क्या हो गया, उसने उसके साथ मारपीट भी करी है, उस घोर उपति भी दी है, तो उसने इस प्रकार से ख ने 2 अपराध किए हैं। ठीक है। इसलिए ख इन दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि क ये संभाव्य जानता था कि उस करस्तंभ का प्रतिरोध करने पर ख स्वेच्छा घोर उपति कार्य करेगा, तो क भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। आई बात समझ में? धारा 52। अब देखते हैं 5 नंबर का। जब दुष्प्रेरक किसी विशिष्ट प्रभाव को कार्य करने के आशय से कार्य का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण के परिमाण स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आसहित प्रभाव से या भिन्न प्रभाव कार्य करे, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तारक दायित्व के अधीन मानो उस कार्य दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कार्य करने के आशय से किया हो, परंतु यह तभी होगा जब वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव कार्य होना संभाव्य है। ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, क ख को घोर उपति कार्य करने के आशय से उकसाता है। ठीक है जी। ख उस उकसाहट के परिमाण स्वरूप घ को घोर उपति कार्य करता है। ठीक है। परिमाण स्वरूप घ की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि क यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर आपत्ति से मृत्यु का होना संभाव्य है, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। आई बात समझ में? क ने ख को ग को घोर उपति कार्य करने के लिए उकसाया। ठीक है। ठीक है। ख उस उकसाहट के परिमाण स्वरूप ग को घोर उपति मतलब घोर क्षति, घोर पीड़ा दे दी उसको, जिस कारण ग की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो क था वह ये जानता था कि जो ख है वह घोर उपति करने के बाद घर करने से ग की मृत्यु भी हो सकती है। तो ठीक है, तो हो सकती है, तो उस दुष्प्रेत घोर उपति से मृत्यु का होना संभाव्य है, उसको पता था संभावना है, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। जो भी दंड है उससे दंडनीय है। अब छठा दायित्व क्या है? जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के प्रमाण स्वरूप दंडनीय होता है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति है जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है। ठीक है। जो दुष्प्रेरक होता है वह अगर किसी मौके पर जहाँ पे घटना घटित हो रही हो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो भी वह दंड का भागीदार होगा, क्योंकि वह दुष्प्रेरक है। ठीक है। फिर क्या कहा इसने? क्योंकि अगर वह उस समय उपस्थित होता तो कार्य या अपराध किया जाने की संभावना पूरी थी, तो वह दुष्प्रेरण के लिए दंडनीय होता। ठीक है। तो यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद था, चाहे वह अनुपस्थित भी हो, तो भी उसको उपस्थित होने के समान ही दंड का भागीदार होना पड़ेगा, धारा 54 के अनुसार। जब कोई षड्यंत्रकारी अपने साथियों को किसी घर में प्रवेश करते हुए और उसे लूटते हुए घर के बाहर खड़े होकर देखता रहता है, तब वह धारा 54 के अंतर्गत दायित्वाधीन होगा, मतलब कि वह भी चोरी करने के समान ही माना जाएगा। ठीक है। हालांकि जो बाहर खड़ा व्यक्ति उसने चोरी नहीं करी, लेकिन वह उनके साथ षड्यंत्र में शामिल है, उनके कृत्य में शामिल है, तो इसलिए वह भी चोरी से दंड से दंडित किया जाएगा। 7वां, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध
किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, और जो भी कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिमाण स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 55। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति है, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, और यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिमाण स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई उपबंध न हो, तो भी अगर कोई संहिता में नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, धारा 55 के अंदर। अब देखते हैं 8वां, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा। समझना, जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिमाण स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भारतीय के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा, धारा 56। वही 7वां दायित्व और 8वां दायित्व सिमिलर ही है। उसमें बताया गया वही इसमें बताया गया। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, जो कोई कारावास से दंडनीय, जिस अपराध में कारावास की सज़ा होती है, उस अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, ठीक है। और यदि अपराध उस दुष्प्रेरण के परिमाण स्वरूप न किया गया हो, मतलब उसकी सोच तो ये थी कि भाई इसको कारावास की सज़ा हो जाएगी, इसका दंड मिल जाएगा, लेकिन जो वो कार्य था वह उस दुष्प्रेरण की परिमाण के स्वरूप नहीं किया गया था, ठीक है। उस दुष्प्रेरण के दंड के लिए संहिता में कोई उपबंध निहित नहीं है, ठीक है, उपबंध निहित नहीं है, तो उस अपराध के लिए उपबंधित, जो वो अपराध कर रहा है ना, उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भारतीय के कारावास की अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए दीर्घतम उपबंधी है का 1/4 भाग तक की उसकी सज़ा हो सकेगी, और उस जुर्माने और सज़ा दोनों के लिए भी दंडित किया जा सकता है, धारा 56 में बताया गया है। अब देखते हैं 9वां दायित्व है, जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, धारा 57। क्या कह रहा है, जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा। समझ में आ गई बात? जो किसी लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा या वर्ग संख्या के द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से, चाहे वो साधारण कारावास हो या जुर्माना हो, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जो जुर्माना है उससे भी या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, धारा 57 में बताया गया है। इस प्रकार धारा 49 से 57 तक में दुष्प्रेरक के दायित्व का उल्लेख किया गया है। धारा 58 से 60 तक में अपराधों की परिकल्पनाओं को छिपाए जाने पर दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी गहराई से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके, क्योंकि जो कानूनी शिक्षा है उसको पढ़ाई करने में बच्चों को बहुत परेशानी आती है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कि मैं कानून को बहुत सरल और बहुत आसान भाषा में बच्चों को समझा सकूँ। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह बने रहिएगा। मैं
पूरी यूनिट, पूरी पाँचों यूनिट को एक्सप्लेन करके आपको पूरी डिटेल समझाने का प्रयास करूँगा, जो आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट व्यू से बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आपको जो सीरीज़ है, जो बुक है, उसको पढ़ने में आसानी मिलेगी। तो आप हमेशा बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को पढ़ने की कला को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।